हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीटी 2023 के पीवाईक्यू डिस्कशन में। आज हम फिजिक्स के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द करंट टू रीच पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो चलिए हम देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या क्या दे रखी है। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि साइनसोइडल होता है। और हम करंट की बात करें तो 5 एम्पियर करंट दे रखी है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 60। और हमें फाइंड क्या करना है, द करंट टू रिच पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो हमें पीक वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको साइनसोइडल होती है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई टी इक्वल टू, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है आई पीक साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ये इसका साइनसोइडल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू दे रखी है 2 पाई एफ टी। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है आपका, साइन का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है। और साइन की पीक वैल्यू कब आएगी, साइन की पीक वैल्यू आएगी 1/4 पार्ट की, जो कि यहाँ पे आएगी आपकी साइन की पीक वैल्यू। क्योंकि अगर हम साइन पाई/2 की वैल्यू निकालें वो 1 होती है। यहाँ पे आपकी पाई/2 होती है, ये हो गई आपकी पाई, और यहाँ पे आपकी 2 पाई होती है। तो साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, जो कि 1/4 पार्ट हम करेंगे साइनोसोइडल का, तो हमको पीक वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम फिर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो आप जैसे कि जानते होंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1/60, ये हो गई हमारी टाइम पीरियड। लेकिन हमें, आप जैसे कि देख सकते हैं, पीक वैल्यू निकालना है टू रीच द पीक वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग। तो पीक वैल्यू के लिए आप इसका 1/4 करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पीक वैल्यू मिलेगी। तो पीक वैल्यू के लिए टी पीक इक्वल टू 1/60, इसको आपको 1/4 करना होगा। 1/4 आप इसको कीजिएगा तो आपका 1/240 आ जाएगा सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विथ एरिया ए इज प्लेस्ड इन वाइज प्लेन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी 20 जूल इज अप्लाइड देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप विल बी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसकी एरिया ए दे रखी है और वो की वाइजेड प्लेन में है। और उसके बाद से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो कि 20 जूल है। और हमें क्या फाइंड करनी है, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको टॉर्क की फॉर्मूला याद होगी। टॉर्क होती है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी टॉर्क की फॉर्मूला होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 20 जूल आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फाइंड क्या करनी है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए जो स्मॉल एम है, इसका फाइंड करने का फॉर्मूला होता है करेंट इंटू एरिया इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करें तो जैसे हम एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को हम अगर डिनोट करें तो इसे हम आई यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम के यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, गिवन लूप है जो आपकी वाई जेड प्लेन है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, वाई जेड का यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में आपकी, वाई जेड प्लेन से एक्स डायरेक्शन में आपकी आएगी, जो कि इसकी यूनिट वेक्टर होगी परपेंडिकुलर। और करंट इन ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट यहाँ पे देख सकते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, यूनिट वेक्टर आपकी एक्स डायरेक्शन में आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, और आई यूनिट वेक्टर आएगी। और एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए आपका यूनिट वेक्टर होगा जो माइनस आई होगा। तो चलिए हम स्मॉल एम की वैल्यू निकालते हैं। आई तो वैसे ही गिवन है, आई की आई रहने देंगे, और एरिया ए वो भी ए ही है, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस आई के। अब बस आपको टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क वाले फॉर्मूले में पुट करना है। टॉर्क इक्वल टू हो गया आपका आई इंटू ए माइनस आई यूनिट वेक्टर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, क्रॉस 20 जूल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 इंटू करेंट इंटू एरिया। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस आई इंटू जे। तो मैं आपको एक बता दूं, जैसे यहाँ पे हो गया आपका आई वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। आप जैसे आई से जे की तरफ बढ़ेंगे तो के यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें आई से जे की तरफ जाना है, लेकिन माइनस आई साइन है, तो आपका माइनस के साइन आएगा। तो आपका देखिए टॉर्क की वैल्यू आपकी आ गई 20 आई ए माइनस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है,
आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंडरी रेनबो एज कम्पेयर टू प्राइमरी रेनबो वी ऑब्जर्व। यहाँ पे हमको सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है और प्राइमरी रेनबो में क्या होता है वो देखना है। तो जब बारिश होती है और उसके रेन ड्रॉप में जब लाइट इंटर करती है तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होती है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं उसमें लाइट जब एंटर करती है तो ये दोनों फॉर्म होती है, सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, वन टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वन टाइम टीआईआर होती है। वही हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो इसमें आपको टू टाइम्स टीआईआर होती है। और उसकी बात करें, इसमें जो कलर की बात करें तो इसमें रेड होता है वो टॉप की तरफ दिखाई देता है और वायलेट होता है ऑन बॉटम की तरफ दिखाई देता है, बॉटम में दिखाई देता है। सेम इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, इसमें रिवर्स हो जाता है। कलर की बात करें पैटर्न की, रिवर्स पैटर्न हो जाता है। रिवर्स पैटर्न मतलब वायलेट आपका आ जाएगा, वायलेट ऑन टॉप एंड रेड ऑन बॉटम। प्राइमरी रेनबो में एक बार टीआईआर होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब इसमें टू टाइम्स टीआईआर होता है तो इंटेंसिटी सेकेंडरी रेनबो में कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे बता रहा है इन सेकेंडरी रेनबो एज कम्पेयर टू प्राइमरी रेनबो वी एंजॉय। तो जैसे कि हमने बताया कि सेकेंडरी रेनबो में जो इंटेंसिटी है दो टू टाइम्स टीआईआर होने के कारण कम हो जाती है, ये तो सही है। इंटेंसिटी इज सेम, ये गलत ऑप्शन है। इंटेंसिटी इज फेंटर, ये तो सही है। इंटेंसिटी इज सेम, ये गलत है। और इंटेंसिटी इज फेंटर, ये भी सही लग रहा है। और ऑर्डर्स ऑफ कलर सेम, जैसा कि हमने देखा कि प्राइमरी रेनबो में रेड टॉप में होती है और वायलेट ऑन बॉटम होता है, और इसमें रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, रिवर्स पैटर्न हो जाता है। तो ये ऑर्डर ऑफ कलर सेम, ये भी आपकी गलत होगी। और ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 4 सही होगी। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं और उनकी कुछ इस सेकंड कॉलम में आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं, उसको आपको मिलान करनी है। तो चलिए बात करते हैं डायमैग्नेटिक की। तो डायमैग्नेटिक ये आपको एक रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो आप इसे कर पाएंगे। रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन याद होगा तो आप कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, डायमैग्नेटिक का जो भी रिलेटिव परमेबिलिटी, इसे हम यू को रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। और म्यू नोट को हम फ्री स्पेस बोलते हैं, फ्री। मैं आपको बता दूं, डायमैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक की बात करें तो उसकी म्यू की वैल्यू मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है फ्री स्पेस से। वहीं हम अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करें तो इसमें जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है फ्री स्पेस से। चलिए अब फेरोमैग्नेटिक की बात कर लें। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है फ्री स्पेस से। और आपके फ्री स्पेस की बात करें तो ये आपका म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर। ऑप्शन मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। डायमैग्नेटिक फर्स्ट का 3, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आपका बी का फर्स्ट फर्स्ट का 3 आपका ये बी का फर्स्ट का 3 मतलब ये आपका कैंसिल हो गया। बी का फर्स्ट मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। सी की बात करें पैरामैग्नेटिक, सी का आपका हो जाएगा 4। और डी की बात करें तो डी का आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If m is the mass of electron, n is the number of charge carrier and tau is the relaxation time, then resistivity of the material will be। तो ये आपका एक डेरिवेशन है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, उससे ये डिराइव होते हैं। जैसे कि इस जो भी ये आपको रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालनी है, इसको जो हम डिराइव करते हैं इसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी यूजिंग ड्रूड मॉडल। इसमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू माइनस ई
कैपिटल ई। यहाँ पे ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इस फॉर्मूले का इसमें यूज हो जाता है डिराइव करने में। और एक आपको होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। यहाँ पे टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक और फॉर्मूले की आपकी यूज पड़ती है इसमें, जो है कि करंट डेंसिटी जे इक्वल टू एन क्यू वी डी। यहाँ पे एन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका क्यू हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी डी जैसा कि मैंने आपको बता सका दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इसे आप इन तीनों के रिलेशन से आप जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी की जो भी फॉर्मूल वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आपकी आएगी एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ये आप देख सकते हैं रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ये आपका ऑप्शन 3 में। इसमें आप एक और बयान देखें, देखिए रेजिस्टिविटी होती है वो 1 बाई कंडक्टिविटी होती है। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टिविटी का क्या होता है, तो आप बस इसे अपोजिट कर दें, एन ई स्क्वायर बाई टाउ बाई एम आपका ये कंडक्टिविटी का आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लिस्ट 1 में कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपको इनके फॉर्मूले वो मैच करके देखना है। तो चलिए हम बता दें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको एक रिडबर्ग इक्वेशन आपने नाम सुना होगा, रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ये आपका होता है रिडबर्ग इक्वेशन, जिसमें आपको आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। एन की बात करें तो ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल होता है, और एन टू आपका हाइयर एनर्जी लेवल होता है। इसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। पहला होता है आपको एक लाइमन सीरीज होता है, लाइमन सीरीज। दूसरा आपका आता है बाल्मर सीरीज। तीसरे की बात करें तो एक पास्चन सीरीज होती है। चौथी की बात करें आपकी ब्रैकेट सीरीज होती है। पांचवी की बात करें तो इसमें एक पीफन सीरीज होती है। और इनके लाइमन सीरीज सबके अलग अलग एन वन की वैल्यू होती है। तो लाइमन सीरीज की वैल्यू क्या होती है, एन वन की, लाइमन सीरीज में एन वन की वैल्यू 1 होती है, और एन टू की वैल्यू आप 1 को ऊपर लेना है। तो 1 के ऊपर क्या होगा आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे ही चलते जाएगा। ऐसे ही बाल्मर सीरीज की बात करें तो एन टू की वैल्यू 2 होगी, एन वन की वैल्यू 2 होगी इसमें, और आपकी एन टू की वैल्यू 3 4 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। पाचन में आपको एन वन की वैल्यू 3 होगी, एन टू की वैल्यू की बात करें तो 4 5 6 ऐसे ही बढ़ती चलेगी। ब्रैकेट में एन वन की वैल्यू आपकी 4 होगी, एन टू की वैल्यू आपकी 5 6 7 ऐसे बढ़ती चलेगी। पीफन में एन वन की वैल्यू आपकी 5 होगी, एन टू की वैल्यू आपकी 6 7 ऐसे ही बढ़ती चलेगी। बस आपको इन एन वन और एन टू के वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है और देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं। लाइमन सीरीज में हम अगर हम एन वन की वैल्यू पुट करें 1, तो आपका लाइमन सीरीज ए का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए का ऑप्शन आ जाएगा 2। वही अगर हम पाचन सीरीज की बात करें, पाचन सीरीज मतलब एन वन की वैल्यू आपको 3 पुट करना है। एन वन की वैल्यू आप 3 करते हैं पुट, तो आपका बी का आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। ब्रैकेट की बात करें तो एन वन की वैल्यू आपको 4 पुट करनी है, आप एन वन की वैल्यू 4 करते हैं तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। और डी की बात करें पी फंड की, तो एन वन की वैल्यू आपको 5 पुट करनी है, तो जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। तो चलिए आपको मैच करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स वेवलेंथ विल बी कंपेरेबल टू। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जब हम 100 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से इसे एक्सीलरेट करेंगे, तो इसका जो वेवलेंथ आएगा वो इनमें से किन के कंपेरेबल होगा। तो इसके लिए आपको जो भी ये रेडिएशन दे रखे हैं, इनको आपको वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए, तभी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको इंफ्रारेड की जो भी आपको वेवलेंथ रेंज होती है वो आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो इसका 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर का रेंज होता है। माइक्रोवेव की बात करें तो इसका 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर का इसका रेंज होता है। ऐसे ही एक्सरेज की बात करें तो इसका 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसका रेंज होता है। ऐसे ही हम रेडियो वेव की बात करें तो इसका 1 मिलीमीटर से लेकर
100 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। तो चलिए इसको कैसे फाउंड करते हैं मैं आपको बता दूं। आपको डी डब्ल्यू वेवलेंथ का एक फॉर्मूला याद होगा, जो कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट बाई मोमेंटम होता है, जिसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं एच बाई एम बी, मास इंटू वेलोसिटी, या इसका एक और फॉर्म होता है एच बाई रूट अंडर 2m के ई। इसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एच बाई रूट अंडर 2m के ई की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम स्मॉल ई और वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, उसके बाद से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू वोल्ट। आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 वोल्ट दी गई है, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.602 इंटू 10⁻⁻17 जी। ये हो गई। अब चलिए हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेमडा की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच बाई रूट अंडर 2m के ई। एच है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप यहाँ पे वैल्यू करें 9.1 इंटू 10⁻⁻31। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपने फाइंड किया है 1.6 इंटू 10⁻⁻17। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी 0.123 नैनोमीटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपकी एक्स रेज वाले रेंज में लाई करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बैंड विच इज। तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्रेक्शन का सेटअप कैसा होता है। तो पहले कि आपको कुछ ऐसा आपका सेटअप होता है, इधर आपका एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स, यहाँ से आपकी जो भी लाइट होती है वो जाती है, और ये आपका एक छोटा सा स्लिट होता है जिससे आपकी लाइट पास करती है, जैसे आपकी ये लाइट आपकी पास कर रही है। और बात करें तो यहाँ पे आपका एक स्क्रीन होता है जिसपे आपको जो भी है वो लाइट आती है। तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन में ऐसा होता है कि जो भी आपका ब्राइट फ्रिंज होता है वो यहाँ पे आपको वाइडर एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे शो होती है। उसके बाद से अल्टरनेट में फिर यहाँ पे आपको डार्क होगा, डार्क शो होगा, फिर आपको ब्राइट शो होगी, फिर डार्क शो होगा, फिर ब्राइट शो होगी, ऐसे आप नीचे की तरफ भी वैसे ही होता है, डार्क ब्राइट अल्टरनेट चलते रहता है। मैं आपको एक ग्राफ बनाकर जैसे दिखाऊं, तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो कुछ ऐसे होती है, जो होगी वो हाइयर होगी, यहाँ पे वाइडर होगी, और उसके बाद से नीचे ऐसे ऐसे आपको कम होती चलती जाती है। मतलब कि वाइडर होती है, यहाँ पे आपकी वाइडर होती है ब्राइटनेस, और अल्टरनेट डार्क ब्राइट आपको मिलेगा, अल्टरनेट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं, ब्राइट मिलते हैं। और जैसे ही आप इधर दूर की तरफ आएंगे तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है, मतलब जो भी उनके लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वाइडर होती है, हाँ ये तो सही है। ब्राइट वन, हाँ ये भी सही है। ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, हाँ ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r is uniformly charged having surface charge density rho, the electric field intensity at the center is। जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है एंड इस इंटायर चार्ज आउटर सरफेस। जो भी आपका ये होगा स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसमें आपको जो भी है वो आउटसाइड ही आपको यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपके फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है फॉर्मूला, चार्ज इंक्लोज विथ सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज कितने हैं एक्यूमुलेट जो कि स्फेरिकल के अंदर है वो तो जीरो है, क्योंकि सारे चार्ज तो आउटर सरफेस में है, तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड होगा वो जीरो होगा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जीरो। आपको ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 100 cm square and separation between plate 1.0 connected to a 120 volt battery. The space between plate is filled with dielectric medium of electric constant K. The charge stored on capacitance 0.12 micro and the value of Ke। मतलब कि हमें K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन डाटा दे रखा है। एरिया की बात करें, एरिया हमें दे रखा है जो कि 100 cm स्क्वायर है,
उसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद करें डी की बात करें, जो कि आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो आपको कितनी दे रखी है, आपको वो दे रखी है 1 मिलीमीटर, जिसे हम 1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद से बात करें भी की, जो कि वोल्टेज है वो हमें दे रखी है 120 वोल्ट। और उसके बाद से बात करें चार्ज स्टोर, जो कि क्यू है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.112 यूसी। इसे हम 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। और हमें फाइंड क्या करनी है, द वैल्यू ऑफ के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, उसका होता है C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे पहले आपको यहाँ पे C की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो चलिए हम पहले C की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू चार्ज बाई वोल्टेज। चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 0.12 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्ट दे रखी है 120। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 1.1 इंटू 10⁻⁻9 फैराड आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप के को एक तरफ ले जाएं, के इक्वल टू सी इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि सी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी 1 इंटू 10⁻⁻9, डी की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया हमारे पास कितने हैं 100 इंटू 10⁻⁻4। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 11.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर है आइडियल डायोड, द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द डायोड, सी फिगर इन। यहाँ पे हमको एक आइडियल डायोड का फिगर दे रखा है, इनपुट वोल्टेज है, आइडियल डायोड का फिगर दे रखा है, और एक ये जो इनपुट वोल्टेज है वो एक एसी सिग्नल है। तो इसमें आपको दो केस बनेंगे, एक होगा जो फॉरवर्ड बायस होगा, एक होगा जो आपका रिवर्स बायस होगा। फॉरवर्ड बायस की बात करें तो व्हेन इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा, वोल्टेज अक्रॉस आइडियल डायोड बिकम्स जीरो, तो वहाँ पे वोल्टेज होगा आइडियल डायोड के पास, वहाँ पे जीरो होगा, बिकॉज ऑफ नो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, मतलब जो रेजिस्टेंस नहीं होगा फॉरवर्ड बायस में। और वहीं पे रिवर्स बायस की बात करें तो व्हेन इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, जब वोल्टेज नेगेटिव होगा, आपका वोल्टेज जब नेगेटिव होगा, आइडियल डायोड ब्लॉक्स करंट फ्लो, मतलब आइडियल डायोड जो करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, एंड द वोल्टेज अक्रॉस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं उसी के बराबर आपके आउटपुट भी वोल्टेज होगी, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में आपका जीरो, उस वजह से इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में आपको शो हो रहा होगा, ऐसा कुछ फिगर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द स्टेटमेंट अबाउट टेलीस्कोप। चलिए क्या क्या स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, नहीं, ये तो एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम टेलीस्कोप से दूर की चीजों देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप से नजदीक की चीजों को देखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। द फाइनल इमेज ऑफ टेलीस्कोप इज जिम्निस्ट, ये भी गलत है, जो भी है वो उसे जूम करके दिखाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्जर एपर्चर, ये सही है। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्जर फोकल लेंथ, ये भी सही है। द आई लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज स्मॉलर एपर्चर देन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, सी डी एंड ई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे आपको कुछ रेडिएशन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है या नहीं। माइक्रोवेव्स की बात करें तो हाँ, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। एक्स रेज की बात करें तो हाँ, ये भी है। अल्फा रेज की बात करें तो ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल रेडिएशन का एग्जाम्पल, पार्टिकल रेडिएशन शो करता है, तो ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। ऐसे बीटा रेज की बात करें तो ये भी टाइप ऑफ पार्टिकल रेडिएशन का एग्जाम्पल है, तो ये भी शो नहीं करेगा। और गामा रेज की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड एंड ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी आर कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ 110 वोल्ट विथ फ्रीक्वेंसी 50 एज एसी सोर्स, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा दे रखी है। आरएमएस वैल्यू की बात करें तो हमें दे रखी है आरएमएस वोल्टेज जो कि 110 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें 50 हज़ार दे रखी है। उसके बाद से रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम दे रखा है। उसके बाद से इंडक्टेंस की बात करें तो हमारे 0.5 हेनरी दे रखी है। उसके बाद से हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस ये रहा जो कि 100 माइक्रोफैराड दे रखी है। अब हम फाइंड क्या करनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जिसे हम आई आरएमएस से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हम ओमेगा की फॉर्मूला देख लेते हैं। ओमेगा की फॉर्मूला तो ओमेगा इज टू 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा इज टू 2 पाई एफ जिसका वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रही है 15, तो इसका आपका वैल्यू आएगा 314.16 रेडियन पर सेकंड। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू होगी। अब उसके बाद करें हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो उसका आपका क्या फॉर्मूला होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, उसका ओमेगा इंटू एल। अब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और एल की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारी एल की वैल्यू है 0.5, तो इसका आपका वैल्यू आएगा 157.08 ओम। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से आप एल की वैल्यू रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद से हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्सी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कहता है 1/ओमेगा इंटू सी। फिर से हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे जो कि 314.16 है। और उसके बाद से हमें कैपेसिटेंस दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड, इसे हम ऐसे लिख देंगे 100 इंटू 10⁻⁻6। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 31.83 ओम, इसका आपका एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद से हम आपको इम्पीडेंस का एक फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, इसका आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें आप यहाँ से आर की वैल्यू रखें और एक्स एल और एक्स सी के जो वैल्यू आपने अभी फाइंड किया उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू आ जाएगा 134.94 ओम। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। ऐसे ही इसको हम वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस, और हमारी जो आर की वैल्यू है वो जेड होगी क्योंकि ये हमारा एक कौन सा सर्किट है, एलसीआर सर्किट है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। आई आर एम एस हमें फाइंड करनी है, वी आर एम एस हमें गिवन है, जेड हमने फाइंड करी है। तो 110 वी आर एम एस है और जेड हमने फाइंड करी 134.94, तो आपकी आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 0.82 एम्पीयर। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड ऑफ 500 टर्न्स, इट कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है, जो एल है वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है जिसकी आपकी वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स जो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी आपकी वैल्यू दे रखी है 500। करंट की बात करें जिसे हम आई से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 5 एम्पियर। और यहाँ पे जो फॉर्मूले में म्यू नॉट है कांस्टेंट, उसका आपका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आप फॉर्मूले में फिलअप कीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू हो गई 500, एल की वैल्यू हो गई आपकी 0.5 और आपकी आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू आपकी होगी 5। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो आप इसे देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप ये फॉर्मूला जरूर याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रजिस्टर
of resistance R is connected to an ideal battery. If the value of R is decreased, the power dissipated in the resistor will. तो हमें आपको रेजिस्टेंस और पावर डिसिपेटेड में एक रिलेशन देखना है कि अगर हमारा आर रेजिस्टेंस है वो आपका डिक्रीज करता है तो पावर में क्या चेंजेस आएगा ये बताना। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे कि हमें पता है V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, इसे हम I इक्वल टू वी आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब R डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा। तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या निकाला कि I हमारा इंक्रीज कर रहा है, अगर R डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे I और R है, तो I आपका है आई स्क्वायर और R है ये आपका डिक्रीज करेगा, लेकिन आई स्क्वायर है ये आपका स्क्वायर है तो ये डबल ओवरऑल मतलब ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो पावर की बात करें तो पावर भी आपका ज़्यादा इंक्रीज ही करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो आपका होगा मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 भी देखना चाहें तो आपको पावर का एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दूं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं आर की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि कम होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सिंपल से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंक्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज देन। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द सेल, ये एकदम सही है। पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड द सेल, नहीं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द सेल, हाँ ये सही है। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज लिनियरली विद द डिस्टेंस इनसाइड द सेल, ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई है उसमें रखते हैं तो क्या होगा। तो पहला है हमारा ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल। तो चलिए हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम। यहाँ पे चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए दोनों तो सेम ही होगा। चार्ज की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी सेम है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की मास और प्रोटॉन की मास की बात करें ये आपका दोनों डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने के कारण मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वो कम होता है देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन का मास अगर ज़्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन कम होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू मतलब क्या होगा, चार्ज, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको चार्ज का पता ही होगा क्या वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, चार्ज भी आपका कांस्टेंट ही है, तो आपका फोर्स होगा वो इक्वल होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल द मॉड्यूलेटर इज टू बी फॉलोड बाय व्हिच प्रोवाइड द नेसेसरी पावर। मतलब हमारे पास कोई भी लो पावर का सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट करके हाई पावर का सिग्नल बनाते हैं, तो इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, तो हम इसमें एम्पलीफायर का यूज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद फोकल length of objective lens is 1 centimeter and an eyepiece with focal length 2 centimeter and tube length of 20 centimeter. The magnification of microscope if the final image is formed at the least distance of distinct vision will be। तो हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको हमारे पास दो लेंस है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हमारे पास आई पीस है। दोनों का हम पहले सेपरेटली मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद से हम टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा एफ ओ की वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ है जो 1 सेंटीमीटर, और ट्यूब की लेंथ दे रखी है हमारे इसके लिए, वो हमारी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, एम ऑब्जेक्टिव, इसका आपका फॉर्मूला होता है ट्यूब लेंथ बाई एफ नॉट। इसे आप कैलकुलेट करेंगे 20/1 मतलब 20 आपका आ गया एम की वैल्यू।
एम ऑब्जेक्टिव की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब आई पीस की बात करें तो इसमें आपका गिवन डाटा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है एम आई लेंस मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस की क्या होगी 1 प्लस डी बाई एफ। डी मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन। कोई भी मनुष्य का जो डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है, वो कितने दूरी को अच्छे से देख सकता है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 25/2, तो ये आपका कितना जाएगा 13.5। अब हम एम आई निकाल लिए। अब हमें कुछ नहीं करना, अब बस हमें एम टोटल कैलकुलेट करना है। तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 13.5 आप कीजिएगा, तो आपको 270 आपका एम टोटल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीरीज ऑफ एलसीआर सर्किट द रजिस्टर आर, इंडक्टर आई एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड टू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टू, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है एट रेजोनेंस। तो इन सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होता है, इन एल एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट में आपको होगा जब आपका रेजोनेंस कंडीशन आएगा, रेजोनेंस कंडीशन आएगा आपका रेजोनेंस कंडीशन, तो आपका क्या होता है जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो एक्सी के इक्वल हो जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी ये आपका रेजोनेंस का कंडीशन होता है। और हमें पता है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट एलसीआर सर्किट में हम लिखते हैं जैसे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, और जेड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जेड हम जिसे इम्पीडेंस बोलते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल एक्सी दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो जेड इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा आर। अब आप यहाँ पे बस पुट करना है, तो आपका आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई आर। ये आपका किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर द शाइनी मेटल डिस्क रोटेट बिकॉज, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक पावर मीटर रहता है तो उसमें आप देखते हैं शाइनिंग मेटल रहता है, वो रोटेट करते रहता है। वो तो किस कारण से रोटेट करते हैं, तो उसमें एक एडी करंट होता है, इसकी वजह से वो रोटेट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए टोरॉइड विथ एवरेज रेडियस 0.9 मीटर has 100 turns and carry a current 0.5 ampere. The magnetic field inside the center of toroid is, तो इसका आपको फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। मैग्नेटिक फील्ड इन साइड टोरॉइड इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू वो तो कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, एन की वैल्यू हमें गिवन है 100, आई की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एम्पियर, आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू गिवन है 0.9 है। चलिए हम इसे अब पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू 0.5 एंड बाई 2 पाई, आर की वैल्यू होगी 0.9। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1.11 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे हमको एक सर्किट दे रखी है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, वोल्ट मीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन इन द बिलो, मतलब हमें वोल्ट मीटर फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड करने से पहले हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका जो वोल्टेज वाला है यहाँ पे R3 एक रेजिस्टेंस जो कि 600 ओम का दिया रहता है। तो पहले हम पैरेलल में है जो उसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 क्या हो जाएगी हमारी 1/300 प्लस 1/600। इसे कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 200, R की वैल्यू आपके यहाँ पे 200 आ गई। अब हम R टोटल की बात करें तो R1 प्लस R ये आपकी हो जाएगी 200 प्लस 200 मतलब 400। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज दे रखी है 50 वोल्ट। तो चलिए हम V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगाते हैं। V हमारी 50 दे रखी है, I हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू 400 है, यहाँ से I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.125 एम्पियर। मीन्स आपको यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है,
कितनी हो रही है 0.125 एम्पियर। और हमने आर की वैल्यू फाइंड कर रखी थी यहाँ पे 200, आई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो चुकी 0.125। अब हमें बस वी फाइंड करना है, तो फिर से हम वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगाएंगे। तो वी इक्वल टू आई हमारे पास है 0.125 और आर हमने कैलकुलेट कर रखा था जो कि 200। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 300 microcoulomb of charge is divided into two parts. Q1 and Q2 are placed in a vacuum at a distance of 2 cm. Now for what value of Q1 and Q2 force between them will be maximum. हमें फोर्स मैक्सिमम करना है। टू मैक्सिमाइज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, हमें फोर्स जो मैक्सिमाइज करना है Q1 और Q2 को, तो Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो मल्टीप्लाई का वैल्यू होना चाहिए, वो भी मस्ट भी मैक्सिमाइज होना चाहिए, मस्ट भी मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमाइज करेगा तभी हो पाएगा। तो चलिए हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है 300। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है 300। तो यहाँ से हम Q1 की वैल्यू अगर हम x करते हैं तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 माइनस एक्स। चलिए हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। Q1 इंटू Q2 करेंगे तो हमारी हो जाएगी x इंटू 300 माइनस एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए इसका क्रिटिकल पॉइंट। ये तो आपने मैथ में किया ही है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो Q1 इक्वल टू Q2 मीन्स 150 माइक्रोकूलम आएगी। मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही बराबर आ जाएगी। Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर। यहाँ पे हमारा जो भी PIQ था NCT 2023 का वो खत्म होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हम इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, या आप व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।